बहुत सारे बच्चों को बरहना का लफ्ज़ नहीं पता था, नंगी, जाली नंगी तस्वीरें फेंकी गई। मैंने पिछले दिनों एक अखबार देखा जिसमें एक बहुत दूर से तस्वीर है जो पता नहीं किसकी होगी, लेकिन वो नीचे लिखा हुआ है, अखबार में छपी हुई है कि वो जो है वो जाली बरहना नंगी तस्वीर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की है। और फिर उनको, आपको याद होगा, कुत्ते नहलाने वाले यहूदी एजेंट, अंग्रेज़ों के एजेंट, ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ साहब फैसल मस्जिद के हाथे में खड़े होके एक जलसा कर रहे थे ज़ियाउल हक मरहूम के ऊपर, ये वहाँ पर वो खड़े होकर फरमा रहे थे। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो पे ही ये ख़त्म नहीं हुए। जमायमा ख़ान पाकिस्तान आई, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको यहूदी एजेंट बनाया गया, यहूदी लॉबी उनके थ्रू इमरान खान के साथ लगाई गई। उसके बाद आपके सामने उनके ऊपर एक जाली टाइलों का झूठा केस बनाया गया। आज हमारी मरियम बाजी बताती हैं कि नैब में कोई कानून नहीं है कि औरतों को पकड़ा जाए, और नैब में या हमारी सकाफत में औरतों को नहीं पकड़ा जाता। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हमारी सकाफत में औरतों का एहतराम किया जाता है, ये आप बाजी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हमारी सकाफत में औरतों के नाम के ऊपर लूटा भी नहीं जाता। हमारी सकाफत में तो लोग इतने मोहतात होते हैं, हमारी सकाफत में बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो अपनी बेगमात की तस्वीरें भी नहीं लगाते वहाँ पर, वो सिर्फ नाम लिखा होता है। हालांकि मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, औरत को बराबर का आइन हकूक देता है, उसको एक गुमनाम शहरी नहीं रखना चाहिए हमें। लेकिन आप अगर उस सकाफत को छेड़ती हैं तो क्या नुसरत भुट्टो इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या फातिमा जना इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या बेनज़ीर भुट्टो इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या जमायमा खान इस कौम की बहू नहीं थी? वो औरतें नहीं थी? आपने उन पर जाली टाइलों का केस बनाया। क्या उस ज़माने में पाकिस्तान के आइन में, सकाफत में औरतों के ऊपर चोरी के मुकदमे, टाइल चोरी के मुकदमे बनाना हमारी सकाफत के ऐन मुताबिक था? किसी के मुसलमान होने के बावजूद उसको यहूदी, ईसाई, दूसरे मज़ाहब में जाके लेके जाना क्या ऐन मुताबिक था? आगे चलते हैं, यहाँ आप ख़त्म नहीं हुई। खातून अव्वल, मैं उनको बिल्कुल उसी तरह से तशबीह दूंगा, मेरे लिए वो उसी तरीके से एहतराम की जगह पे हैं जैसे आपकी वालदा कलसूम नवाज साहबा थी। मैं उनका वैसे ही एहतराम करता हूँ जैसे मैं अपनी वालदा का करता हूँ। वो भी गैर सियासी थी, हालांकि उन्होंने आखिर पे एक इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो तो आप ही लोगों ने उनका नाम दोबारा इस्तेमाल किया। वो तो उस टाइम डेथ बेड पे थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके जन्नत में जो मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर करे। तो आप हमारी पार्टी में से, हमारे लीडर समेत किसी एक शख्स का एक जुमला कलसूम नवाज साहबा के बारे में निकाल के बता दें जो ऐसा हो, जो इंसान अपनी माँ के लिए ना बोल सकता हो, बहन के लिए ना बोल सकता हो, वो कहीं भी ताज़ीम से नीचे हो, आपको नहीं मिलेगा। हम जब भी उनका जिक्र करते हैं हम बहुत ही एहतराम से करते हैं। आपको अपनी वालदा की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं समझ सकता हूँ। मेरी वालदा का इंतकाल तब हुआ था जब मैं 1 साल का था। मैंने ये दुख सारी ज़िंदगी जीला है, तो मरियम साहबा मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। लेकिन आप ही के पार्टी के बहुत बड़े बड़े अकाबरीन मेरी मरी हुई माँ को गंदी गालियाँ देते रहे, मेरी, और आप उनको थापी देती रहीं। तब औरतों की तहकीर, औरतों की इज़्ज़त, औरतों का एहतराम हमारे कल्चर में नहीं था, और स्पेशली मरी हुई औरतों का, मरी हुई माँओं का, क्योंकि माएँ तो सांझी होती हैं। मेरे से बड़ा बदबख्त नहीं होगा अगर मैं आपकी और अपनी माँ में फ़र्क करूँ। इवन मैं दोबारा उस पर आता हूँ, एक भाई है जिसको वो डंटोनिक मशहूरी में मशहूर कर दिया है। मैं तो उनकी वालदा को भी अपनी वालदा के बिल्कुल बराबर का एहतराम दूंगा, और अगर नहीं दूंगा तो फिर मेरे खून में कोई कमी बेशी होगी, क्योंकि माएँ सांझी होती हैं, वो अपने की हों या पराई की हों। लेकिन हमारी माँ के साथ आप क्या करते हैं? कभी आप उसे पीर नहीं कहते हैं छेड़ने के लिए, हालांकि इसी कल्चर में पीर होना बुरी बात नहीं है, किसी का मुरीद होना बुरी बात नहीं है, किसी का मेंटोर होना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीरनी हैं कि नहीं है, मैं लेकिन कह रहा हूं कि आप इससे लोगों के मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। फिर आपके चचा, आप खुद,
आपका पूरा खानदान उनको जादूगरनी कह रहा है। फिर आपने एक ऐन से लफ्ज़ निकाला कि वहाँ पर बकरे का गोश्त जलाया जाता है, वहाँ पर पता नहीं क्या कुछ किया। हर तरह की तोहमत आपने हमारी माँ पे तो लगा दी। हम आपकी माँ का एहतराम करते हैं। चलें, अगर आप में तमीज़ नहीं थी, एहतराम नहीं था, इखलाकियात नहीं थी, तो आप यही देख लेते कि इन्होंने हमारी माँ के साथ क्या किया है, हमें भी वापस इनके साथ यही करना है। आपको ये बात याद रखनी होगी। आपको इमरान खान बुरे लग सकते हैं, आपका हक है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, दबा के उनके ऊपर आप करें तनकीद, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ना है कि जो जिनका नाम बुशरा बीबी हैं वो इस मुल्क की बेटी भी हैं, उनके बच्चे भी इसी मुल्क में हैं, वो नानी और दादी भी हैं। उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जब आप उनको इस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। फिर उनके करीब खातून है फरा बीबी। अब फरा बीबी को बार बार गोगी कहना, वैसे तो आपके भी आप हमारी बहन है, लेकिन आपके भी निकनेम हमें पता है। हमने तो नहीं आपको कभी भी कहा उस निकनेम से। हम या आपके खामद मोहतरम का नाम साथ इस्तेमाल करते हैं या आपके शौहर का नाम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा कोशिश करते हैं शुरू दिन से आपको बाजी कहा जाए ताकि एहतराम रहे, आप एक खातून हैं। आप खुद ये काम शुरू करती हैं एक खातून का नाम बिगाड़ने के लिए, उसकी तज़हीक करने के लिए। आपके पास उस खातून के ख़िलाफ़ कोई सबूत हैं, पेश करें, सज़ा दिलवाएं, मुकदमा बनाएं। आपकी ऊपर हुकूमत है ना, FIA आपके पास है, सब कुछ है। नाम बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है? और आपके तो अपने एक MPA की बहू है वो, तो आप कम अज़ कम, मुझे समझ है जैसे आप लोगों ने आयशा अहद के साथ किया था, उसकी जवान बेटी के साथ किया था, आपके यहाँ एहतराम वाला कोई काम नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जब तक आपने कोई चीज़ नहीं देखी, आपने बीमारी नहीं देखी, आपने मौत नहीं देखी, अब किसी का मजाक उड़ा सकते हैं शायद, लेकिन जब आप अपने घर में वो चीज़ दिखाते हो, और अल्लाह की ज़ात हम सबको इसलिए दिखाती कि हम दूसरों का कर सके। ये बहुत सारे सहाफ़ी बताते थे कि हम पे रियासती तशद्दुद हुआ, मुझे शायद तब समझ नहीं आती थी। अब एक दिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब मुझे बता रहे थे कि 21 दिन उन्हें लाहौर के शाही किले के एक छोटे से एक सेल में रखा गया, और जब वो बता रहे थे तो उन्हें उस पे उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। जो अगली बात उन्होंने की उस पे उनकी आंखों में आंसू थे कि 21 दिन तक उनकी माँ ने ना अच्छी तरह से खाना खाया ना गुस्ल लिया, क्योंकि वो घर में तड़प रही थी। कसूर उसका क्या था? वो लिख रहा था बेचारा, साफ़ी था, क्योंकि मिडिल क्लास था, माड़ा बंदा था, तो उठा के अंदर दे दिया। अब मुझे हैरानी होती है जब राना सनाउल्लाह तशद्दुद के बारे में बयान देते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद हमारी बहन उनकी बेगम है, जिन्होंने एक दफ़ा अपने शौहर को मुसीबत में देखा तो अब वो किसी और जो मुसीबत में आता है उसके लिए वो दुआ करती हैं। तो मैं राना साहब को ये कहूँगा कि जब इंसान के साथ एक दफ़ा हो जाए तो फिर वो दूसरों के दर्द को एहसास करना उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह मियाँ इससे ज़्यादा और आपके साथ कुछ नहीं कर सकता होता। ये मैक्सिमम होता है कि आपको दिखाए ताकि आप दूसरे का एहसास कर सकें। तो आप ये पुरतशद्दुद बयानात ना दिया करें। ये आपने भी सह के देख लिया हुआ है, मैंने भी सह के देख लिया हुआ है, और हम दोनों को पता है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और इससे दूसरों को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करना, बुनियादी तौर पर आप अपने आप को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस आता हूँ उसी मौजू पे। अब मसला ये है मरियम साहबा का कि इनके वालिद का एहतराम ज़रूरी है, मरियम बाजी का एहतराम ज़रूरी है, लेकिन हमारी माओं का एहतराम ज़रूरी नहीं है। बुशरा बीबी किसी की माँ नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, इस मुल्क की बेटी नहीं है। उनके बारे में औरत कार्ड काम नहीं आना, अपने बारे में आना है। मरियम बाजी से किसी ने यह पूछना है कि औरत कार्ड हमेशा आपके लिए है, ये यहूदी कार्ड हमेशा आपके लिए है, ये कादियानी कार्ड हमेशा आपके लिए है, ये लोगों के गैर मुल्की एजेंट होना कार्ड हमेशा आपके लिए है। फिर ऑडियोज़ आई, आपने देखा, हमारे औरतें हमारे माशरे में, मैं मरियम बीबी से ये बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ा एहतराम रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह की बातें सहाफ़ियों के बारे में ऑडियोज़ में मरियम बीबी की आई, हमारी औरतें ये बातें भी नहीं करती।
फिर ऑडियोज़ में जिस तरीके से इन्होंने अपने दामाद के लिए सिफारिश करके बार बार कहते हैं कि हमारी हुकूमत में इंपोर्ट तब तक हुआ जब तक कश्मीर को एक जिंदा लाश बनाने की नाकाम कोशिश में हिंदुस्तान ने जब तक उसे बड़ी जेल नहीं बनाया था तो बिल्कुल इंपोर्ट जायज़ थी। सबने मंगवाया होगा, आपके दामाद ने भी मंगवाया। जब उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया, और वो आप ही खोल के गए हुए थे, वो इंपोर्ट हमने नहीं खोली थी, जब वो किया गया तो हमने बंद कर दिया। अब आप अपने चचा से करप्शन के थ्रू वो एक प्लांट मंगवाना चाहती हैं और सबने ऑडियो सुन ली और बाहर आप सफ़ेद झूठ बोल रही हैं, और आपके चचा भी झूठ बोल रहे हैं कि मुझे कोई सिफारिश नहीं की। बाहर आप कहती हैं कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो नवाज शरीफ साहब गुस्से से उठ के चले जाते हैं और मैं किसी ऐसे फैसले को इंडोर्स नहीं करती। आप अपने चंद लोगों से ट्वीट कराती हैं और उनके ऊपर आप खुद से ट्वीट करती हैं कि मैं इस फैसले के साथ नहीं हूं, और आपकी ऑडियो में साफ पता चल रहा है कि आप अपने चचा को कह रही हैं कि बढ़ा दें कीमत, कोई मसला ही नहीं है। सो मरियम बाजी, वैसे तो मर्दों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि औरतों का यहाँ एहतराम ज़्यादा है तो औरतों को ज़्यादा इसका ख्याल करना चाहिए कि उन्हें इस तरीके से खुल्लम खुल्ला झूठ और तूफ़ान नहीं करना चाहिए ताकि उनका एहतराम किया जा सके। अब आपका असल घर लंदन में, आप कहती थी आपको यही पासपोर्ट ट्रे में रख के दिया जाएगा तो आप वापस फेंक देंगी। अभी आपने बहुत हीलो हुज्जत करके अदालत से अपना पासपोर्ट लिया और आपने ये भी कहा कि आपने जो एक वो चोरी का एनआरओ लिया, जो कवानीन चेंज हुए, मैंने उसके तहत फ़ायदा नहीं लिया, मैंने मेरिट पे लिया। इसका मतलब बाकी तमाम को फैसला मेरिट के ख़िलाफ़ हो रहा है। अब तो ये मरियम बीबी ने खुद कह दिया, और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नैब अमेंडमेंट्स पे केस चल रहा है उसमें मरियम बीबी के इस बयान को ज़रूर शामिल किया जाएगा हमारे वकील साहब की तरफ से, कि मरियम खुद मान रही हैं कि जो लोग उसके तहत रिलीफ लेंगे वो मेरिट पे नहीं लेंगे। तो ये तो अब इन्होंने खुद मान लिया। अब आपका असल घर लंदन में, जहां लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आपके बच्चे लंदन में अपने, आपके अब्बा लंदन में, आपके अब्बा के बच्चे लंदन में, आपके अब्बा के बच्चों के बच्चे लंदन में, आपकी सर्जरी लंदन में, आपका सारा पैसा लंदन में, लेकिन आपने हुकूमत यहाँ करनी है, झूठ आपने यहाँ बोलना है, आपने तखरीबकारी सारी यहाँ करनी है। और अगर कोई पुलिस वाला, वो हसन था हमारा एक भाई सियालकोट में, जिसे शाबाश देती थी जब उन्होंने सियालकोट के अंदर हमारे वर्कर्स पे तशद्दुद किया, आप बताएं हमारे किसी ज़माने में हुआ? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कल परसों हलीम आदिल शेख साहब ने, हमारे बड़े अहम लीडर हैं सिंध से, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जो राणा सनाउल्लाह साहब की थी, जब उन पर बहुत तशद्दुद हुआ उससे और उसके बाद, और एक उसके ऊपर जुमला किया, मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं आया। मैं उस पर पहले ट्वीट करने लगा, फिर मैंने कहा वो और बढ़ेगा ट्वीट, मैंने नहीं किया। लेकिन जब मुझे हलीम आदिल मिलेंगे मैं उन्हें कहूँगा तशद्दुद हमारे किसी अपने पे, और ये मेरी पहले से मुजफ्फरगढ़ में भी मेरी यही स्टेटमेंट थी, मेरी यहाँ हाई कोर्ट के सामने भी यही स्टेटमेंट थी जब मेरे पे हमला किया गया था, मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी आज से 6 महीने पहले यही स्टेटमेंट थी, मेरी पिछले वीलॉग में भी यही स्टेटमेंट थी। मेरी एक ही स्टेटमेंट है जब इन पे तशद्दुद किया गया। ये भी औरत हैं, बल्कि नानी और दादी हैं। आपको तो कई दफ़ा गुस्सा लग जाता है ये रिश्ता आपको कहें, इनको बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये कहते हैं। ये भी औरत हैं, जैसे आपने इनकी तस्दीक करने की कोशिश की थी, गाड़ी के शीशे तोड़े थे, मारा था, इनके साथ भी औरतें थीं। तो मरियम बाजी अगर आपने औरतों का एहतराम करना है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आप पे आयद होती है। उसकी वजह यह है कि आपके दादा से लेके आपके वालिद तक औरतों की तज़हीक करते आए हैं। ये कल्चर आपके ख़ानदान ने दिया हुआ है। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आपको अभी भी इसके ऊपर यू टर्न लेना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए आपको। और जो आप बुशरा बीबी के बारे में आप और आपकी पार्टी मुग़ल्लज़ात फरमाते रहे हैं, आपको वहाँ से डिपार्चर लेना चाहिए। हम अभी भी आपकी माँ को अपनी माँ कह रहे हैं। हम अभी भी कुलसूम नवाज़ साहबा के लिए जब वो ज़िंदा थी तब भी अच्छे कलमात कहते हैं, जब वो इस जहान से चली गई तब भी अच्छे कलमात कहते हैं। आपको ये करना पड़ेगा। मुझे पता है आपके लिए मुश्किल है, आपकी बुनियादी फ़िक्र सोच जो है उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं हैं,
लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आपने वाकई औरत कार्ड खेलना है तो 2 काम कीजिए अपनी फैमिली में। सबसे पहले तो जुनेद को ये बताइए कि उसने अगली पीढ़ी में अब औरतों का एहतराम करना है, क्योंकि आपके शौहर भी लोगों की औरतों के बारे में कभी स्विमिंग पूल के मामले बताते हैं, कभी वो कहते हैं बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था, कभी कहते हैं बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ था, तो वो भी ढीले हैं इस सिलसिले में। तो अब आखिरी उम्मीद जुनेद रह गया है आपके ख़ानदान में हमारी। आप जुनेद की अब तरबियत करें, वहाँ जा रही हैं वो वहीं हैं, पोलो खेलने के साथ साथ उसे उसी पोलो ग्राउंड की साइड पे बिठा के समझाएं कि बेटा औरतों का एहतराम करना है, हमारी पिछली नस्ल ने नहीं किया, तुमने यहाँ यू टर्न लेना है और इस काम को तोड़ना है, और अगली नस्ल ने औरतों का एहतराम। इस तरह की औरतें जिन्होंने हज़ारों ज़िंदगियाँ बचाई हुई हैं, मसीहा हैं, डॉक्टर हैं, या भले घर में बैठी औरत है, औरतें सबकी औरतें हैं और उनका एहतराम करना और आप पे जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके ख़ानदान ने शुरू की थी, हम इसमें विक्टिम हैं। और दूसरा काम जुनेद को कहना है कि अगर उसने, क्योंकि शाही ख़ानदान से है, आपके बाद तो वली हैद, आप इस मुल्क का उसी को बनाना चाहेंगी, तो जब इस मिडिल क्लास ग़ुलाम कौम के ऊपर आपने उनको मुसल्लत करना है, तो उनको भी ये बता के करप्शन भी वो ज़रूर करेंगे, और ये भी कौमी खेल है आपका, कौमी मीन आपका ख़ानदानी खेल है। तो जब वो करप्शन करें तो ख़ानदान की औरतों के नाम के ऊपर वो करप्शन ना करें, ताकि उन पर मुकदमात ना बने, ताकि औरतों का, आपको क्या लगता है जब आप गिरफ्तार हुई होंगी तो जिस जज साहब के सामने गई, जिसने गिरफ्तार किया, जो उस टाइम की हुकूमत होगी, क्या उनके लिए मुश्किल नहीं होगी वो सारा काम? बहुत मुश्किल होती है। मैं अभी इस प्रोसेस में से गुजर के आया हूँ। मैंने 500 लोग देखे जो वो काम कर रहे थे जो वो नहीं करना चाहते थे, जो मुझे हथकड़ी लगा रहा था, उसका दिल नहीं कर रहा था, मुझे लगा मजबूर था वो। मेरे कहने की बात आपको ये है कि आपने अपने बेटे को कम से कम ये तालीम ज़रूर देनी है कि अगली दफ़ा करप्शन करें तो औरतों के नाम पर ना करें। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात ये कह दूँ कि डीप फेक कुछ और वीडियोस बाजी ने बनवाई हुई हैं। बाजी का लंदन जाने का प्लान ही ये है। अब बाजी ने वो डीप फेक वीडियोस रिलीज़ करनी है। वो बुनियादी तौर पर फाहिश फिल्में हैं जिनमें लोगों के चेहरे चेंज किए गए हैं, और आप सबको पता, अब आप वो टिकटॉक पे देख चुके हैं कितनी आसानी से चेंज हो जाता है। वो वीडियोस अब अगले आने वाले दिनों में इन्होंने रिलीज़ करनी है। ये साइफर खेला गया, पहले मरियम साहबा के रिहाई को हटाने के लिए उसको लाया गया, अब वीडियोस आएंगी। और आखिरी बात मैं आपसे ये करके फिर मैं डॉक्टर साहबा से गुजारिश करूँगा, समुंदर पार पाकिस्तानी जिनके पास आप अब पहुँचे और पनाह ले रहे हैं दोबारा, दूसरी बात है कि उनका भी एहतराम करना शुरू करें। उनसे वोट का हक भी छीन लिया गया। उनको कहते हैं वोट डालना है तो यहाँ आके डालो। उनसे इलेक्शन लड़ने का हक पहले ही छीना गया हुआ है। उन्हें गद्दार समझा जाता है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैंने ये सब कुछ फर्स्ट हैंड फील किया है। मेरे पास दोहरी शहरियत नहीं, लेकिन गाली की तरह मुझे बताया जाता है इसके पास दोहरी शहरियत है। मेरे पास नहीं है, लेकिन जिक्र ऐसे किया जाता है जैसे गाली हो दोहरी शहरियत लेना। तो इसलिए समुंदर पार पाकिस्तानियों के साथ भी नून लीग को अपना रवैया रीथिंक करना पड़ना है। वो इसी मुल्क के शहरी हैं, आपके जितने ही मुहब्बे वतन हैं, और उनको आप जिस तरीके से डिस्ग्रेस करते हैं और उनसे तमाम हकूक छीने गए, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।